ये सवाल किस किस का गलत है वो जरूर से मुझे लिख करके बताएं, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर ये सवाल गलत हो रहा है दैट मीन्स आपके बेसिक में कहीं गड़बड़ी है, या फिर आपका मन बहुत चंचल है, आप स्थिर होकर के नहीं बना पाते हैं। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन एरर स्पॉटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित, जिसके 38 एपिसोड अब तक आप तक पहुंचाए जा चुके हैं। उम्मीद करता हूं हर एक एपिसोड की तरह पिछला एपिसोड भी आपकी परेशानियों को कम कर पाने में सफल रहा होगा और बहुत कुछ वहां से आपको सीखने के लिए मिला होगा। वैसे मैं ये उम्मीद करता हूं अब कि अब आप 10+ अंक ला पा रहे होंगे। यहां पर थोड़ी सी नाराजगी मैं अपने तरफ से जाहिर करना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे चैनल पर, पहले तो कुछ बच्चे अपना अंक लिखते थे और आजकल बहुत व्यस्त हैं। पता नहीं, हो सकता है कि उनको जॉब मिल गया हो या फिर जो उनका जीवन का लक्ष्य हो वो पूरा हो चुका हो। मैं यहाँ पर इसे, अगर आप ताना समझ रहे हैं तो वही समझ लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ ताना ही दे सकता हूं, मैं आपको जगा सकता हूं, मैं आपको झकझोर सकता हूं कि जागो, तुम्हारा समय आने वाला है, तुम्हारे लिए बहुत कठिनाई हो सकती है, तुम मेहनत से उस कठिनाई को कम कर सकते हो। खैर, मेरी ये ड्यूटी है, मैं आपको बार बार आवाज लगाता हूं कि सही रास्ते पर चलो और अपनी मेहनत से जो है अपने लिए रास्ते आसान करो और इच्छित मंजिल को पाओ। खैर, ये आपकी अपनी मर्जी है आपको क्या करना है, लेकिन आप बनाने के बाद अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को नीचे लिखिए। कोई परेशानी हो, कुछ भी ऐसा पूछना हो, उसे भी आप नीचे जरूर लिखिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीच में छोड़ा तो छोड़ ही दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी ना कभी लौट करके जरूर आएंगे। जब एरर स्पॉटिंग में फिर से वही स्थिति आपकी हो जाएगी तो दोबारा इसको करना शुरू जरूर करेंगे आप, इतना मुझे पता है। खैर, आप जब भी शुरू करें, अच्छा तो ये होता कि आप मेरे साथ साथ चलते, क्योंकि आज मैं यहां पर फिर से एक बार फ्रेश एपिसोड के साथ उपस्थित हो गया हूं। आज बारी है सेट 39वें की और इसमें मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर और उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन की हम यहां पर बात करेंगे। कोई ग्रामेटिकल नॉर्म्स होगा उसको सामने रखेंगे और समझाएंगे भी। ये बताएंगे कि किसी भी प्रश्न का आंसर डी है तो क्यों है। बिना देरी किए हुए आंसर सीट, नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 39 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सेट 39 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। एक मिनट, वैसे बच्चे जिन्होंने इस सेट को सॉल्व नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए, सॉल्व कीजिए और फिर आंसर सीट, नोटबुक और कलम के साथ इस वीडियो को प्ले करके देखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसी वजह रही कि आपका किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। हर एक एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा, एक एक करके हम क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। चलिए, पिछले दिन 573 तक कारवां पहुंचा था। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 574वां। कह रहा है द कंपनी विल डिले अनाउंसिंग इट्स 4th क्वार्टर रिजल्ट्स इन ऑर्डर टू फाइन ट्यून अ स्ट्रेटजी टू रिसीव इटसेल्फ फॉर्च्यून्स। यहां पर देखिए, इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, और ये इस तरीके से जैसे यूज किया गया है यहां पर बिल्कुल नहीं किया जाता है। यहां पढ़ करके ये लग रहा है कि टू रिसीव, यहां पर कोई पॉजेसिव केस होना चाहिए, तो टू रिसीव इट्स फॉर्च्यून अगर करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, द कंपनी विल डिले, विल प्लस V1 है, अनाउंसिंग इट्स 4th क्वार्टर रिजल्ट्स, ये भी ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइन ट्यून अ स्ट्रेटजी टू रिसीव इट्स फॉर्च्यून, और तब ये सही होगा। और ये जो मेंशन है वो डी में मेंशन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आपका 574 में। इटसेल्फ को हटा करके हम इट्स करेंगे और तब ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। अब यहां पर रही बात कि इटसेल्फ है क्या, तो ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है। दोनों में इसलिए कह रहा हूं कि दोनों एक ही तरह का दिखता है, यूज में अंतर है। रिफ्लेक्सिव वो होता है जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया कोई काम उसी को प्रभावित करता है, उस जगह पर जब हम इस तरीके से यूज करते हैं तो उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं।
खैर जब प्रोनाउन चैप्टर शुरू करेंगे इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और एम्फेटिक वो है जो सब्जेक्ट को जो है एम्फेसिस करने के लिए यूज किया जाता है, जोरदार अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तब हम इसी तरीके के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहां पर जो केस होना चाहिए वो मेरा पॉजेसिव होना चाहिए, इट्स फॉर्च्यून्स, और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा, टू रिसीव इट्स फॉर्च्यून्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए 75वां सवाल देखा जाए, क्या कह रहा है, सम एक्सपर्ट्स हैव बीन सजेस्टेड दैट। अब देखिए कि जैसे ही यहां लिखा गया है हैव बीन सजेस्टेड और यहां पर है एक्सपर्ट्स, ठीक है, और एक्सपर्ट्स ही सजेस्ट करेगा तो दैट मींस ये मेरा डोअर है। डोअर कहने का मतलब है कि ये सब्जेक्ट से लिखा गया सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट से लिखे गए सेंटेंस में इस तरीके से नहीं लिखते हैं, बिन का प्रयोग यहां पर अनुचित है। क्यों? क्योंकि जब हम डोअर से सेंटेंस लिखते हैं दैट मींस मेरा सेंटेंस अगर एक्टिव के पैटर्न पर होता है, सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो हैज हैव के बाद सीधा हम वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि सम एक्सपर्ट्स हैव सजेस्टेड दैट, और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो हिस्सा है वो ए नंबर में मेंशन है, इसलिए जो 75 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये आप वॉइस के सेशन के दौरान मैंने इसको काफी बारीकी से समझाने की कोशिश की है, सिखाया है। एरर स्पॉटिंग उसका बाकी है, बहुत जल्द उसको भी लेकर के हम उपस्थित होंगे। यहां पर मैं वैसे बच्चों से जरूर कहूंगा जिनको दिक्कत होती है इन सब चीजों को पहचानने में, इस चैनल के वीडियो में प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां पर आपको वॉइस की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सब एपिसोड है एक तरफ से, आप उसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जहां पर इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 76वां 76। क्या कह रहा है कि इट इज यूजुअली सिग्निफिकेंट इवेंट्स सच। अब देखिए सिग्निफिकेंट की चर्चा मैंने पिछले एपिसोड में शायद की है। सिग्निफिकेंट एक एडजेक्टिव है, आगे नाउन लगेगा, सिग्निफिकेंस नाउन होता है उसी सेंस में। इवेंट्स सच एज द कोलैप्स ऑफ कंट्रीज करेंसी और द सडन हाइक इन इन्फ्लेशन दैट द सेंट्रल बैंक विल रिड्यूस पॉलिसी रेट्स। अब देखिए कहता है इट इज यूजुअली सिग्निफिकेंट इवेंट्स such as the collapse of a country's currency or the sudden hike in inflation। पढ़ के ये स्टैटिक बिहेवियर के सेंटेंस लगते हैं कि जब कभी भी ये सिग्निफिकेंट इवेंट होता है such as collapse of country's currency और sudden hike in inflation, इस तरह की दो घटना होती है, the central bank reduces policy rates। यहां पर स्टैटिक बिहेवियर है कि ऐसी कुछ बात होती है तो ऐसा होता है, और इसीलिए यहां पर होना चाहिए will reduce नहीं reduces, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा reduces, इसीलिए, और ये जो हिस्सा मेंशन है वो डी में मेंशन है, तो 76वें का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। मैंने हमेशा से कहा है कि जब कुछ भी स्टैटिक बिहेवियर का होता है तो वहां पर हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं, और पास्ट के समय के किसी स्टैटिक बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। तो पढ़ करके यही लग रहा है इट इज यूजुअली सिग्निफिकेंट इवेंट्स सच एज द कोलैप्स ऑफ कंट्रीज करेंसी और द सडन हाइक इन इन्फ्लेशन। दो सिचुएशन है दैट द सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस, तो यहां पर ये बिल्कुल फिट बैठेगा और तब जाकर के ये सेंटेंस सही हो जाएगा, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। विल रिड्यूस को हटाएंगे और करेंगे रिड्यूसेस। चलिए 77वां सवाल देखा जाए, कह रहा है इट इज एस्टिमेटेड दैट द गवर्नमेंट रिक्वायर्स, इट इज एस्टिमेटेड दैट द गवर्नमेंट रिक्वायर्स, चूंकि इट इज एस्टिमेटेड है आगे रिक्वायर्स है, 2 ट्रिलियन रुपीज ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। देखिए यहां पर मिसिंग है, फ्यू ईयर नहीं होना चाहिए, जब फ्यू है उसके साथ ईयर्स होना चाहिए। सबसे पहले तो यहां पर एक गड़बड़ी है, प्रिंटिंग मिस्टेक मान करके इसको चलेंगे तो हो सकता है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट द गवर्नमेंट रिक्वायर्स 2 ट्रिलियन रुपीज ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स टू फंड the construction of 20,000 kilometers of road under the National Highway Development Project। It is estimated that project, यहां पर बिल्कुल यहां तक ठीक है। तो मुझे जो इतने में गड़बड़ी दिखी वो क्या दिखी, मैंने आपको पिछले दिन चर्चा में बताया था, few of few द few काउंटेबल के साथ यूज होता है और इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है, और एज यूजुअल सिंगुलर। तो यहां पर जो है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और ये हिस्सा जो मेंशन है वो बी में मेंशन है, और इसीलिए जो 77वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। एक बार फिर से सुनेंगे, मैंने क्या कहा, फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू।
ये काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है और जब यहां पर काउंटेबल आएगा, नाउन आएगा उसके बाद, तो वो प्लूरल में रखा जाएगा। क्लियर है? यहां पर लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल एडिशनल जानकारी है, अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 78वां 78th। क्या कह रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड RS 4,845 crore इरिगेशन प्रोजेक्ट दैट विल बी इरिगेटेड। नहीं, ये प्रोजेक्ट जो है वो इरिगेटेड नहीं होगा, सींचा नहीं जाएगा, वो सींचेगा। दैट विल इरिगेट, यहां पर बी इरिगेटेड लिखना गलत है। ये जो प्रोजेक्ट है वही मेरा सब्जेक्ट है, वही सींचेगा, उससे पानी पहुंचेगी, उससे मिलेगा, सिंचाई होगी, इसलिए विल इरिगेट, बी इरिगेटेड वहां से हटाएंगे और मॉडल के साथ जो पहला फॉर्म इस्तेमाल होगा वर्ब का, इरिगेट, और तब जाकर के वो सही हो जाएगा। और ये जो मेंशन है वो हमारे बी वाले हिस्से में मेंशन है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, और इसे भी ये नॉर्मल वाला क्वेश्चन है ABCDE वाला, तो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड RS 4,845 करोड़, एक प्रोजेक्ट वहां पर है, जो एक राशि वहां अप्रूव की गई है 4,845 जो है करोड़ रुपए की, वो क्या करेगी? विल इरिगेट। तो यहां पर क्या करेंगे? बी इरिगेटेड हटा करके सिर्फ V1 का इस्तेमाल करेंगे और 78 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए उम्मीद करते हैं अब तक आपके सभी आंसर सही हुए होंगे और आगे भी होंगे। और अगर अभी भी आपको परेशानी होती है तो मैं आपको यही कहूंगा कि आत्मचिंतन की जरूरत है, न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है, अपनी आदतों में परिवर्तन की जरूरत है, अदरवाइज भटकते रह जाएंगे, सफलता आपसे दूर भागती रहेगी। चलिए खैर 79 नंबर देखिए, कह रहा है द कंट्रीज एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज कंसिडरेबल अंडरगॉन। अब देखिए कंसिडरेबल नहीं, कंसिडरेबली, क्योंकि आगे जो है वर्ब का इस्तेमाल हुआ है तो उसके पहले जो लगेगा शब्द वो एडवर्ब होगा अगर उसे क्वालिफाई करने के लिए आया है। हैज के बाद, हैज, हैव, हैड के बाद V3 होता है, तो अंडर गॉन, गो, वेंट, गॉन, ठीक है ये। लेकिन उसके पहले जो एडवर्ब हुआ है वो वहां पर कंसिडरेबल नहीं है, वो एडवर्ब नहीं है, होना चाहिए कंसिडरेबली, और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। और देखिए कि लगातार 3 प्रश्न से जो आंसर है वो 79 का भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडरगॉन से पहले जो कंसिडरेबल लिखा हुआ है उसको हम एडवर्ब में तब्दील करेंगे और वो हो जाएगा कंसिडरेबली, तब जाकर के हो जाएगा कि द कंट्रीज एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज कंसिडरेबली अंडरगॉन, और तब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 80 नंबर का सवाल देखा जाए, 580। क्या कह रहा है कि व्हाट डज द फ्यूचर लुक्स लाइक। अब देखिए आपको पता है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ डज का प्रयोग कर देते हैं तो इसके साथ हमेशा ओरिजिनल फॉर्म यूज होता है। जैसे हम कहते हैं ही प्लेज, इसको इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या कहते हैं? डज ही प्ले, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये जो बातें होती है डज ही प्ले, तो देखिए यहां पर V1 लगा हुआ है। इसी चीज को इस सवाल में दिखाया गया है। ये सवाल किस किस का गलत है वो जरूर से मुझे लिख करके बताएं, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर ये सवाल गलत हो रहा है दैट मीन्स आपके बेसिक में कहीं गड़बड़ी है, या फिर आपका मन बहुत चंचल है, आप स्थिर होकर के नहीं बना पाते हैं, तो इसे सुधारना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक गड़बड़ी है इसमें कि व्हाट डज द फ्यूचर लुक लाइक, नॉट लुक्स। फ्यूचर देख के आपको लुक्स ठीक लग रहा होगा, लेकिन पीछे देखिए कि डज लगा हुआ है, तो इसीलिए जो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 80 का वो हो जाएगा ए। हम क्या करेंगे? लुक्स में से एस हटा देंगे क्योंकि पीछे डज का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 81वां 581। क्या कह रहा है? When Europeans talk about air pollution, they often think of Asian countries but rarely consider their own continent to be at risk. यहां पर पहला है when Europeans, तो talk लगा हुआ है, ठीक है, about air pollution, they often think, they है think लगा हुआ है, of Asian countries, यहां तक ठीक है, but rarely consider, दे है तो कंसिडर है, देयर ओन, दे है तो देयर है, ओन कॉन्टिनेंट टू बी एट रिस्क। चार के चारों हिस्से में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है, सारे के सारे ग्रामेटिकल नॉर्म्स ढंग से रखे गए हैं और इसीलिए
जो 81वें का आंसर है नो एरर इन द ऑप्शन इज ई। ये मुझे नहीं लगता है कि अब आपका हिलना चाहिए, आपने भी नो एरर ही मार्क किया होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 82वां कह रहा है द सेंट्रल बैंक विल इशू करेंसी नोट्स ऑन विच द नंबरिंग विल बी इन अ न्यू एक्सप्लोडिंग, नहीं एक्सप्लोड वर्ब है, न्यू एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव यहां पर होना चाहिए, ठीक है, न्यू एक्सप्लोसिव फॉन्ट। यहां जो एक्सप्लोडिंग लिखा हुआ, एक्सप्लोड एक वर्ब है, एक्सप्लोसिव नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और इस संदर्भ में फिट बैठेगा। तो यहां पर एक्सप्लोडिंग जो लिखा हुआ है, एक्सप्लोड मतलब होता है वर्ब, भड़क जाना, भटक जाना, विस्फोट हो जाना, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर उसका एक्सप्लोसिव लिखेंगे तो ये जो है एडजेक्टिव और नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। ये वर्ब का फॉर्मेट है एक्सप्लोड, EXPLOD। तब जाकर के जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे एक्सप्लोडिंग को एक्सप्लोसिव से, तब ये बिल्कुल सही हो जाएगा और 82वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए IBPS CWE RRB ऑफिसर एग्जाम 12/9/2015। अगला सवाल 583वां, वही का है 583। मुझे लगता है अगले सेशन यानी कि 40वें में हम 600 को पार कर लेंगे। कह रहा है द राइज ऑफ ATMs, telephone banking, the internet and now smartphones has led to a decline of 5 to 8% a year in the number of widgets made by customers। यहां पर एक आपको पॉजिटिव लिखना होगा, ठीक है, एक वर्ब आपको लिखना होगा, विजिट्स ऑफ विजिट्स में तो ये वर्ब नहीं है, कह रहा है कि इन द नंबर ऑफ विजिट्स, जो दौरे होते हैं, जो बैंक जाते हैं, मेड बाय कस्टमर्स, तब जाकर के यहां पर बिल्कुल ये सही होगा कि विजिट्स मेड बाय कस्टमर्स, ठीक, और तब इसका मीनिंग ठीक आएगा। तो इसीलिए जो 83वें का जो ये पोर्शन मेंशन है, डी में मेंशन है और इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पढ़ने में भी आपको ये सही नहीं लग रहा है कि नंबर इन द नंबर ऑफ विजिट्स बाय कस्टमर्स, नहीं मेड बाय कस्टमर्स, जो उनके द्वारा किया गया है। तो ये आपको एक्सप्रेस करना होगा, तब मीनिंग जो है अच्छे से आएगा। लिख करके मुझे जरूर बताइएगा किन किन बच्चों को ये समझ में आया। और मेरे चैनल पर वैसे बच्चे जो ज्यादा जागरूकता से शामिल होते हैं, मैं उन लोगों का नाम लिए बिना कह रहा हूं, आप सब समझ रहे हैं कि मैं जो 4-5 लोग हैं, मैं आप सबसे जरूर जानना चाहता हूं कि क्या आप इसको समझ पाए कि यहां पर ऑफ विजिट्स मेड बाय कस्टमर्स होना चाहिए और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। इसलिए 83वें का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 84वां क्या कह रहा है, स्पोर्टिंग बॉडी। अब देखिए सच एज जब लिखा हुआ है ना तो बॉडीज होना चाहिए, उसमें बहुत सारे होंगे इसलिए सच एज लिखा गया है, तो स्पोर्टिंग बॉडीज होना चाहिए यहां पर, स्पोर्टिंग बॉडीज सच एज फीफा, और तब जाकर के सही होगा। इसलिए बॉडी को यहां पर बॉडीज कर लीजिए, ठीक है, और ये ठीक हो जाएगा। ठीक, हम इसको कैसे समझे, क्योंकि आगे सच एज लिखा हुआ है, उसमें 2, 4, 5 बॉडीज होंगी, उसकी बात कर रहे हैं कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो खेल को प्रोत्साहित करते हैं या खेल से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर जो है बॉडी नहीं बॉडीज होना चाहिए और ये वाला हिस्सा ए है, इसीलिए जो 84th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 50वां 585 कह रहा है ओइंग टू द फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस इन इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक ठीक है, ओइंग टू के बारे में आप जानते ही हैं, मैं बता चुका हूं, ठीक है, की वजह से सेंस में आता है कि ओइंग टू द फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस इन इलेक्ट्रिसिटी बिजनेसेस इन अफ्रीका आर फोर्स्ड टू इन्वेस्ट इन जनरेटर्स देयरबाय पेइंग एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहां पर किसी भी हिस्से में ओइंग टू द फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल सही है। बिजनेसेस इन अफ्रीका आर फोर्स्ड टू, ये भी बिल्कुल सही है। इन्वेस्ट इन जनरेटर्स देयरबाय पेइंग एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी हिस्से में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसीलिए जो सबसे नीचे मेंशन है ऑप्शन नंबर ई आंसर है, नो एरर। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 586 क्या कह रहा है, विदाउट अ रिडक्शन इन इंपोर्ट्स द डिक्लाइन इन द इकोनॉमी विल बी इवन
ग्रेट नहीं, ग्रेटर, बढ़ने के सेंस में। क्या कह रहा है? विदाउट अ रिडक्शन इन इंपोर्ट्स, मतलब उसके किए बिना, ये पहले से ग्रेट है, ग्रेटर होगा, कमी नहीं आएगी। यहां पर जो बात है, सेंस जो समझ में आ रहा है कि विदाउट अ रिडक्शन इन इंपोर्ट्स द डिक्लाइन इन द इकोनॉमी विल बी इवन ग्रेटर। ग्रेट यहां पर लिखना बिल्कुल गलत है, संदर्भ के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जो मीनिंग होना चाहिए वो फिट नहीं बैठ रहा है, इसीलिए जो 86वें का आंसर है वो हो जाएगा बी। करेंगे क्या हम? यहां पर ग्रेट को हटाकर उसका कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर यूज करेंगे कि पहले से ज्यादा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 87वां, 87वां क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि चेंजिंग अ कंपनीज कॉर्पोरेट कल्चर इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, एंड इंट्रोड्यूसिंग टू सिस्टम्स, नहीं, इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम्स सच एज, और देखिए फिर से सच एज लगा तो उसके पहले सिस्टम्स लगा हुआ है, सच एज द पे फॉर परफॉर्मेंस विल हेल्प अ कंपनी ग्रो। और बिल्कुल ये सही हो जाएगा। कब? जब हम इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम्स के बीच में से टू को हटा देंगे, तब ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। और इसीलिए ये हिस्सा ए बी सी में मेंशन है। 87th का आंसर हो गया सी। क्या करेंगे? इंट्रोड्यूसिंग और सिस्टम्स के बीच में जो टू का प्रयोग है वो अनावश्यक है, मीनिंग देने में कोई भूमिका नहीं है उसकी, इसलिए उसको हटा दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, वो है 88वां, और ये इस सेशन का आखिरी सवाल है। IBPS CWE प्रोविजनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी, प्री एग्जाम 3/10/2015 कह रहा है मेनी सिटीजन्स आर ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स द नेशंस सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट बिकॉज इट ऑफर्स, नॉट इट ऑफर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बिकॉज इट ऑफर्स, और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। और ये जो मेंशन है वो ए बी सी मेंशन है, इसलिए 88वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने सेट 39 के सभी 15 क्वेश्चन बनाए होंगे और आपको अच्छे अंक प्राप्त हुए होंगे। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि आप अपने अंक नीचे लिख करके सूचित जरूर करें। मेरे साथ इस सेशन के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। जो कोई भी परेशानी है या जो कुछ नया सीखते हैं वो भी लिख करके मुझे बताइए। परेशानी हो वो भी नीचे लिखिए, हम उसका निदान लेकर के आपके सामने जैसे उपस्थित होते रहे हैं उपस्थित जरूर होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। वीडियो शेयर करते रहिए, मित्रों को बताइए। यहाँ पर आप 21 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं और आपकी समस्या कम हो सकती है। बहरहाल समय है यहाँ से बिता लेने का। अगले दिन इसके अगले सेट यानी कि सेट 40 के सभी 15 क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।